अब हम ब्लड के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके नॉलेज से ज़्यादा आपके नॉलेज के एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए जो भी आप पढ़ते हैं ये ज़रूरी है उसके बारे में जानना कि आप उस टॉपिक के नॉलेज को, उसके कंटेंट को आप क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जो क्वेश्चन नीट 2020 में आया था उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में कुछ सेल्स के नाम दिए हुए हैं। ये सेल्स जो है व्हाइट ब्लड सेल्स के कुछ फर्दर टाइप्स हैं, और सेकेंड कॉलम में कुछ फंक्शंस दिए गए हैं जो उन्हीं सेल्स के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। तो आपको दोनों कॉलम्स को मैच करना है कि कौन से सेल का क्या स्पेसिफिक फंक्शन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्हाइल doing any topic, so that you know what kind of question will come from that topic and you can apply your knowledge in that way. Otherwise rote learning will never work. Okay, so let's start with the topic of blood in detail. अब हम ब्लड से रिलेटेड कुछ टर्म्स और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड इज कंसीडर्ड एज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई इट इज कंसीडर्ड अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज देखिए इसके अंदर फाइबर्स दे आर कंप्लीटली एब्सेंट। सो फाइबर्स आर एब्सेंट एंड ऑल्सो जो ब्लड के जो सेल्स हैं दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ डिवीजन, वो डिवाइड नहीं कर सकते। और साथ में जो ब्लड का जो प्लाज्मा और जो इसका मैट्रिक्स है, यानी कि इसका जो लिक्विड पार्ट है, वो ब्लड अपने आप से सिंथेसाइज नहीं करता है, रादर इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। So because of all these reasons, blood is considered as a false connective tissue. Then comes the term hematology. Hematology, what is it? So see, heme. In Greek language, heme word is used for blood. So hematology is the scientific study of blood. It is the scientific study of blood. नेक्स्ट टर्म इज हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ब्लड आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होता है, तो वो सब आप हीमोपोइसिस के अंदर पढ़ते हैं। तो हीमोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में डिफरेंट ऑर्गन्स में होता है और एडल्ट लाइफ में इट इज डन समवेयर एल्स। सो लेट्स सी। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ब्लड इज फॉर्म्ड बाय लिवर, स्प्लीन, also by placenta and thymus gland. Whereas in case of adults, it is produced mainly by red bone marrow. Red bone marrow is present inside your bones. So in red bone marrow, in case of adults, blood will be formed. So you can see in case of embryo, there are many parts where the blood is synthesized. It is synthesized in liver, spleen, placenta as well as thymus gland. Whereas in adults, it is produced mainly in the red bone marrow. Then comes its color. You can tell the color of the blood is red always. And its pH. pH is 7.4. 7.4, that means it is slightly alkaline. Reason for this you will come to know later on. It is actually due to the presence of some electrolytes and ions which make it alkaline. You will come to know later on the details. Then how much of the body weight is comprised by blood? It constitutes around 7 to 8% of your body weight. Then comes volume, how much volume the blood is having, but it is different in case of male
and in case of female. In case of males, it is 5 to 6 liters. Whereas in females, it is 4 to 5 liters. Then comes the composition. Composition of blood is very important. So here is the composition of blood. ब्लड के दो पार्ट्स हैं. 55% जो पार्ट है दैट इज लिक्विड एंड 45% पार्ट ऑफ द ब्लड इज सॉलिड. सो द लिक्विड पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स और प्लाज्मा, whereas the solid part that is known as blood corpuscles or blood cells. So the solid part is known as blood corpuscles or cells, and they further are of three types. First is red blood cells or RBCs, commonly known as RBCs, and second is white blood cells or known as WBCs, and third is platelets. Okay, so this was about the composition of blood. अब हम इसके एक एक पार्ट को डिटेल में लेके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे. प्लाज्मा के अगर हम कलर की बात करें तो इसका कलर हल्का पीला होता है, दैट इज पेल येलो. और एनसीईआरटी में इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज स्ट्रो कलर्ड. ओके, सो द कलर ऑफ द प्लाज्मा इज इधर पेल येलो और यू कैन राइट इट स्ट्रो कलर्ड. और इसका ऐसा कलर क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट यूरोबिलिनोजन. सो दिस इज द पिगमेंट जिसकी वजह से इसका कलर हल्का पीला होता है. तो ये यूरोबिलिनोजन पिगमेंट कहाँ से आता है? देखिए, आपकी बॉडी में जब बिलिरुबिन जो है उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है इंटेस्टाइन में, तो उससे कुछ बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं और यूरोबिलिनोजन उन्हीं का ही एक बाय प्रोडक्ट है. Okay, so urobilinogen is the byproduct of bilirubin production in your intestine, and this pigment is important for providing pale yellow color to the plasma. ठीक है, इसके बाद हम इसका कॉम्पोजिशन स्टडी करेंगे. तो कॉम्पोजिशन प्लाज्मा का कैसे है कि इसका वाटर मेन कंस्टिट्यूएंट है, इट इज 90 to 92%. लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज द सॉलिड पार्ट. ओके, सो 8 to 10% इज द सॉलिड पार्ट. और इस सॉलिड पार्ट में से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 7 to 9% कंस्टिट्यूट करते हैं और इनऑर्गेनिक पार्ट कंस्टिट्यूट 0.9%. ठीक है, सो ऑर्गेनिक पार्ट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम फर्दर स्टडी करें तो देखिए इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स. प्लाज्मा प्रोटीन एज पर एनसीईआरटी इट इज 6 to 8%. सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक. एंड देखिए प्लाज्मा प्रोटीन्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, सो आई विल गिव इट अ स्टार मार्किंग बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. तो इसमें आपको मेनली 3 प्लाज्मा प्रोटीन स्टडी करने हैं. फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन, सेकंड इज ग्लोबुलिन एंड थर्ड इज फिब्रिनोजन. तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि या तो कोई इंडिविजुअल प्रोटीन लेके आपको उसका फंक्शन पूछ सकते हैं, या फिर आपको 2 कॉलम में मैच करने के लिए आएगा कि एक तरफ प्रोटीन्स के नाम लिखे होंगे और दूसरी तरफ उनके फंक्शंस लिखे होंगे, तो आपको उनको मैच करना होगा. सो लेट्स सी व्हाट आर देयर फंक्शंस. एल्ब्यूमिन देखिए सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन और इसका मेन फंक्शन है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना बॉडी में. अब ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? आपकी बॉडी में जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो एक बैलेंस है उसी के मेंटेनेंस को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस. ठीक है, तो एल्ब्यूमिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ग्लोबुलिन सेकेंड है. ग्लोबुलिन के फर्दर कुछ सब टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा टाइप्स. इसमें से अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो है वो मेनली एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वर्क करते हैं, बट गामा ग्लोबुलिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एक पार्ट है. तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट ग्लोबुलिन प्ले करता है. तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है एंटीबॉडीज का दूसरा नाम है. ठीक है, सो दैट इज वाई दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. तो अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स की आगे टाइप देखें तो ये आगे 5 टाइप का है, A, D, E, G and M. So these are the 5 types of antibodies. इसके बाद हम फिब्रिनोजन के बारे में देखेंगे. फिब्रिनोजन सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन है, इट इज द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So these were the 3 plasma proteins which are important for your exam. But इसके अलावा भी कुछ
दूसरे प्रोटीन्स और कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट हो सकते हैं, बट दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं। तो इन प्लाज्मा प्रोटीन्स के अलावा कुछ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स दूसरे प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। उसके अलावा एंटीकोएगुलेंट जिसका नाम है हिपैरिन, तो हिपैरिन भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। देन सम डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो प्लाज्मा के थ्रू ही आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है। देन इज एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज लाइक अमोनिया and also defense compounds like lysozymes. So these are some other organic compounds apart from the plasma proteins जो कि आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। Then एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सीरम। What is सीरम? इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आ जाता है। तो सीरम एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब है कि अगर आप प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, then remaining part which is left that is known as serum. So this is very important for the exam. Then in the last inorganic salts, so we see कि 0.9% जो है inorganic part है। तो वो inorganic में हमारे पास कुछ salts आते हैं which are chloride और the bicarbonate ions of sodium, potassium, magnesium and calcium। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्लड का जो pH है that is slightly alkaline, it is 7.4, और मैंने आपको कहा था कि उसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। So this is the reason why the pH of blood is 7.4। ये जो आयंस प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, इन्हीं की वजह से आपका ब्लड का pH 7.4 तक रहता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट प्लाज्मा। इसके बाद हम रेड ब्लड सेल्स को स्टडी करेंगे। रेड ब्लड सेल्स को हम कॉमनली आरबीसी के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं एंड ऑल्सो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, इसके शेप और न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो ये बाइकनकेव शेप का होता है और डिस्क शेप भी होता है। ठीक है, अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, जबकि साइड व्यू इसका इस तरह का दिखाई देता है। और इसके अलावा जो इसका न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। तो ये जो कैरेक्टर है इसका शेप और न्यूक्लियस का, ये सारी मैमेलियन आरबीसीज पे अप्लाई होता है। बस यहाँ पर दो एक्सेप्शन है, फर्स्ट इज कैमल एंड सेकेंड इज लामा। तो ये जो दो मैमल्स हैं इनका न्यूक्लियस और इनका शेप डिफरेंट होता है। ये ओवल शेप का होता है और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो अब आप कॉमनली आरबीसीज का जब देखते हैं शेप और न्यूक्लियस, तो इसका रीजन क्या है ऐसा शेप और न्यूक्लियस होने की वजह से? तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसमें बहुत सारा अंदर स्पेस बच जाएगा जिसमें कि हीमोग्लोबिन स्टोर हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, और डिस्क शेप होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो दैट विल फैसिलिटेट मोर डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। ओके, सो देन विल कम टू एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यहाँ पे एब्सेंट होगा। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एब्सेंट है तो इसका जो साइटोस्केलेटन है दैट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ स्ट्रोमैटिन। ठीक है, स्ट्रोमैटिन जो है प्रोटीन्स, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनता है और ये काफी स्पंजी नेचर का होता है। ठीक है, सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो उसके बाद आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डोनेंस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और जो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। ठीक है, तो अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉइंट कंबाइन करते हैं तो यू कैन सी कि आरबीसी काफी फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है ना कि जो हमारा आरबीसी है इट कैन इजिली पास थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। अगर आप आरबीसीज का आप डायमीटर देखें तो इट इज अराउंड 7.5 माइक्रोन, और जबकि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर इट इज अराउंड 5 माइक्रोन। तो इट इज आरबीसी का जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम है ब्लड कैपिलरी के डायमीटर से, बट स्टिल इट कैन पास थ्रू दिस। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि इसका जो नेचर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। तो ये दोनों ऑर्गेनेलिस भी एब्सेंट होंगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के एब्सेंट होने से क्या होगा कि आरबीसी के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है दैट विल बी एनारोबिक। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगा लेकिन क्रैब साइकिल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके एंजाइम्स एब्सेंट होंगे यहाँ पर। ठीक है, देन यू सी कि जो ब्लड ग्रुप का और जो RH एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो ये दोनों एंटीजन भी आरबीसी के सरफेस पे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, अब कलर देख लेते हैं। तो कलर जो है आरबीसी का इट इज पेल येलो, हल्का पीला होगा दोबारा। तो लेकिन अगर आप इसको ग्रुप्स में देखेंगे तो इट विल अपीयर रेड। ओके,
आरबीसीज के साइज के बारे में स्टडी करेंगे तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इट इज 7.5 माइक्रोमीटर डायमीटर इन केस ऑफ आरबीसीज। तो अब लेकिन ये साइज अगर चेंज हो जाता है किसी भी रीजन से तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एन आइसोसाइटोसिस। सो दिस इज चेंज इन द साइज ऑफ आरबीसीज। तो साइज अगर चेंज होता है तो ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है दैट इज नोन एज मैक्रोसाइट्स, और अगर छोटा हो जाता है तो दैट इज नोन एज माइक्रोसाइट्स, ठीक है। तो अभी हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो मैक्रोसाइट्स के केस में क्या होगा, आरबीसी का साइज बड़ा हो जाएगा और ये जनरली होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। देखिए विटामिन B12 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीसीज के मैच्योरेशन में। तो आरबीसीज जब डेवलप हो रही होती हैं उस टाइम पे अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपके आरबीसी का जो साइज है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो नेचर होगा दैट विल बी वेरी इमेच्योर, ठीक है। तो इस तरह के आरबीसीज जो है स्प्लीन में बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन इनमें जो हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है दैट इज नॉर्मल, उसको कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन माइक्रोसाइट्स के केस में जो है इसका कारण होता है आयरन की डेफिशिएंसी। तो आयरन की डेफिशिएंसी से आरबीसीज का साइज छोटा हो सकता है और उसके बाद जो है ये भी जो आरबीसीज हैं स्प्लीन में इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इसमें जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो कम हो जाता है नॉर्मल से, ठीक है। तो आगे हम इसके शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीसी का शेप बाइकनकेव होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में इसका शेप जो है चेंज हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोयकिलोसाइटोसिस। सो एनी चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एज पोयकिलोसाइटोसिस। अब ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, देखिए एक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके आरबीसीज का शेप सिकल शेप हो जाता है इस तरह का, जैसा मैंने फिगर में बनाया है। तो ये जो आरबीसीज हैं इनका लाइफ स्पैन काफी कम होता है, इनका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत लो होता है। तो इस डिसऑर्डर की वजह से जो पेशेंट का लाइफ है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आरबीसीज को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, मतलब कि जिसमें कि उसकी जो सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो वाटर है उसका इफ्लक्स होगा बाहर सॉल्यूशन में और आरबीसीज श्रिंक कर जाएंगी, ठीक है। सो इट विल श्रिंक। और इसका ऑपोजिट होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो काफी कम होता है, तो ऐसे में क्या होगा कि वाटर का इनफ्लक्स होगा। वाटर का इनफ्लक्स होगा अगर आरबीसी के अंदर तो वो फट जाएगी, इट विल बर्स्ट, ठीक है। देन यू शुड नो अबाउट बर्ड सेल्स। अब ये बर्ड सेल्स क्या होती हैं, तो बर्ड सेल्स अगर इररेगुलर शेप का आरबीसी होता है हम उसको बोलते हैं, और ये आपको जनरली दिखाई देता है क्रोनिक किडनी डिजीज में। अब क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता है कि किडनीज इतना ज्यादा खराब हो जाती हैं कि आपके ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल लेवल्स पे। तो उस कंडीशन को हम यूरीमिया बोलते हैं, बिकॉज मेनली यूरिया उसमें इंक्रीज होता है। तो यूरीमिया की कंडीशन में जो आरबीसीज हैं उसके ऊपर जो है थॉर्नी प्रोजेक्शंस कुछ निकल आएंगी, तो इस तरह का शेप उसका बन जाता है और उसको हम बर्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द शेप ऑफ आरबीसी। अगर आप इसका लाइफ स्पैन देखोगे तो इसका लाइफ स्पैन इज नियर अबाउट 120 डेज। तो ये बाकी के सारे ब्लड सेल से काफी ज्यादा है। डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन है वो आरबीसी से कम होता है, ठीक है। नाउ वी विल डू आरबीसी काउंट। अब ये आरबीसी काउंट क्या है, इट इज द नंबर ऑफ आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड के हर क्यूबिक मिलीमीटर में कितना आरबीसीज का नंबर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज आरबीसी काउंट। तो ये जो वैल्यू है ये हम जनरली ह्यूमन अडल्ट मेल के लिए लेते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो भी वैल्यूज हैं हम इसी तरीके से लेते हैं ह्यूमन अडल्ट मेल के लिए। तो ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एडल्ट मेल में दिस इज 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। तो फीमेल के केस में इट इज स्लाइटली लेस, इट इज नियरली 4.5 मिलियन, ठीक है। एंड इन केस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इट इज हाई, इट इज 6.8 मिलियन, ठीक है। दीज वैल्यूज आर इन रेंज जनरली, सो इट कैन बी ±1, ओके। तो अगर ये आरबीसी काउंट आपका कम हो जाता है किसी भी रीजन से, दैट कंडीशन इज नोन एज एनीमिया, ओके। तो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो आरबीसी का साइज बड़ा या छोटा हो जाता है तो उस केस में वो इजिली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं स्प्लीन में।
तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो उनका नंबर भी कम हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में एनीमिया हो जाएगा। तो अगर एनीमिया मैक्रोसिटिक होता है, मैक्रोसिटिक मीन्स की विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, सो दैट विल बी मैक्रोसिटिक एनीमिया। इट विल बी माइक्रोसिटिक इफ इट इज ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। और अगर ये आपके एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से हो रहा है, दैट विल बी नॉर्मोसिटिक। तो ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन एक्सीडेंट, तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा फॉर सम टाइम, ठीक है। अब हम आरबीसीज के फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आरबीसीज के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो जैसे हमने हीमोपोइसिस का प्रोसेस पढ़ा था, सो सिमिलरली एरिथ्रोपोइसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। तो जिन ऑर्गन्स में आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, दे आर नोन एज एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स। तो आपने हीमोपोइसिस में भी पढ़ा था कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में इट इज डन इन मैनी एरियाज लाइक इन थाइमस ग्लैंड, इन स्प्लीन, इन लिवर एंड इन प्लेसेंटा। सो सिमिलरली आरबीसीज का फॉर्मेशन भी उन्हीं एरियाज में होगा, लेकिन इन केस ऑफ एडल्ट इट इज डन मेनली इन द रेड बोन मैरो ऑफ आवर बोन्स, ओके। सो देन वी विल स्टडी अबाउट एरिथ्रोपोइटिन। अभी एरिथ्रोपोइटिन क्या है? इट इज अ हार्मोन, ठीक है। इट इज अ हार्मोन विच स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइसिस। ये ब्लड रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, और ये हार्मोन आपकी किडनीज से ही मेनली रिलीज होता है। तो मेन जो ज्यादातर अमाउंट है वो किडनीज से रिलीज होगा, और कुछ लिटिल बिट अमाउंट जो है लिवर से रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है। तो आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन है वो स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होने की वजह से इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, बिकॉज ये जो है एक्सेस जो ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, उनको स्टोर भी करता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। नेक्स्ट कम्स हीमोग्लोबिन. It is important to study hemoglobin when we are doing RBCs because this is what makes it important. It is the red colored respiratory pigment in RBCs. It is responsible for carrying oxygen, okay, and one molecule of hemoglobin carries 4 molecules of oxygen. Then how much is its content? It is 12 to 16 grams per 100 ml of blood in a healthy individual, and in case of males it is on the higher side, that is 15 to 16 grams. Whereas in case of females it is on the lower side, generally 12 to 13 grams. When we are talking about its composition, it has 2 components. First is heme and second is globin. And further, heme is it comprises 5%, whereas globin is 95%. And heme is further comprised of iron, and which is surrounded by a porphyrin ring. So iron which is present, it is in ferrous state, Fe2 positive, and globin, it is composed of 4 polypeptide chains, okay, and these polypeptide chains can be further of 4 types depending on the kind of amino acids present in them. For example, they are of alpha, beta, gamma and delta types, and alpha polypeptide chain, it comprises of 141 amino acids, whereas other 3 they comprise of 146 amino acids each. And on the basis of type of polypeptide chain present in the globin, so the hemoglobin can be of 3 types. First is HbA1, then is HbA2 and HbF. Now what is this F and A1 and A2? Here A1 denotes adult hemoglobin type 1, A2 denotes adult hemoglobin type 2, and this is fetal hemoglobin, okay. So they differ in the type of polypeptide chains present in them. For example, type 1 adult hemoglobin, it comprises of 2 alpha chains and 2 beta chains, whereas fetal hemoglobin, it comprises of 2 alpha chains and 2 gamma chains, whereas type 2 adult hemoglobin, it comprises of 2 alpha chain and 2 delta chains, okay. Now we will study WBCs, that is white blood cells.